हेलो एवरीवन। ऋग्वैदिक काल के बाद अब हम देखेंगे उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल की समाप्ति के बाद जिस काल का प्रारंभ हुआ वह था उत्तर वैदिक काल। वैदिक काल को हमने दो भागों में बांटा था, यह हमने देख लिया था, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो जो उत्तर वैदिक काल की जो शुरुआत होती है वह होती है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। कब होती है उत्तर वैदिक काल का क्या है समय? 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। ठीक है, 600 ईसा पूर्व तक जो है वह उत्तर वैदिक काल रहा। अब जैसे कि हमने देखा था, जब हमने ऋग्वैदिक काल पढ़ा था तो उसमें हमने देखा था कि हमें ऋग्वैदिक काल की जो जानकारियां हैं वो किससे प्राप्त होती थी? ऋग्वेद से प्राप्त होती थी। यहाँ पर मैं थोड़ा सा कंपेयर करती हुई चलूंगी जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना रहे कि ऋग्वेद और उत्तर वेद में सिमिलर क्या है और अंतर क्या है, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि ऋग्वैदिक काल एवं उत्तर वैदिक काल में समानताएं बतलाइए या उनमें अंतर बतलाइए। तो हम यहाँ पर थोड़ा कंपेयर करते चलेंगे। इसके बाद में एक वीडियो अलग डालूंगी जिसमें हम क्लियरली जो भी कंपैरिजन है और जो भी सिमिलैरिटी है उसमें हम वो डिस्कस करेंगे, पर यहाँ पर भी थोड़ा सा हम लेके चलेंगे। ठीक है, तो जैसा कि हमने देखा था कि ऋग्वैदिक काल की जो जानकारी प्राप्त होती है वह होती है ऋग्वेद से, लेकिन उत्तर वैदिक काल की जानकारी का क्या स्रोत है? तो क्या क्या है? यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ये तो हो गए तीन वेद। ऋग्वेद को छोड़ दे तो बाकी के जो तीनों वेद हैं उनसे उत्तर वैदिक काल की जानकारी प्राप्त होती है। यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। उसके बाद जैसा कि हमने देखा था ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं, प्रत्येक वेद का अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ होता है, आरण्यक और उपनिषद। इनसे उत्तर वैदिक काल की जानकारी प्राप्त होती है। तो क्या क्या प्रमुख स्रोत है उत्तर वैदिक काल के? यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद। ठीक है, अब जैसे कि हमने जब ऋग्वैदिक काल पढ़ा था तो उनकी जो हमने चर्चा की थी कि किस किस बिंदुओं पर की थी, वहां की सामाजिक व्यवस्था पर की थी, वहां की राजनीतिक व्यवस्था पर की थी और धार्मिक पर की थी और आर्थिक पर की थी। क्योंकि कोई भी समाज है, उस मतलब कोई भी एक व्यवस्था है या कोई भी एक संस्कृति है तो उनको हम इन्हीं उसमें देखेंगे कि वहां पर राजनीतिक व्यवस्था तंत्र कैसा था, राजा था या कबीला था, एक क्षेत्र, मतलब क्या वहां का जो प्रमुख होता था वह उसे सरदार कहते थे या क्या कहते थे। या फिर आर्थिक देखा जाए तो वहां के लोग अपने जीवन यापन पर किस पर निर्भर थे, वहां पर उद्योग कैसे थे, ये सब जानना बहुत जरूरी है। इसके बाद तीसरी चीज धार्मिक देखा जाए कि वो लोग कैसी पूजा पद्धति थी, वो किस ईश्वर को मानते थे या नहीं मानते थे, या फिर वहां का कैसा क्या रहा होगा उस समय की पूजा पाठ आदि वो। फिर क्या देखा जाएगा? सामाजिक देखा जाए, समाज कैसा था, उसमें कितने प्रकार के वर्ण थे, परिवार कैसा रहता था, तो ये सारी बातें हम उसमें डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर भी हम वही करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे उत्तर वैदिक काल की सामाजिक अवस्था। इसमें बहुत सारी चीजें सिमिलर है ऋग्वेद की, तो वो मैंने यहाँ डिटेल में नहीं लिखी है, वहां मैं बता दूंगी आपको कि वह ऋग्वेद जैसी ही है, और जो अंतर होगा ऋग्वेद में वो मैं यहाँ आपको अच्छे से समझा दूंगी जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। तो बात की जाए कि उत्तर वैदिक काल में परिवार व्यवस्था थी, जैसा कि ऋग्वैदिक काल में भी था। संयुक्त परिवार की प्रथा थी। एक परिवार में माता पिता भाई बहन आदि रहते थे। जैसा कि उस समय था कि पितृसत्तात्मक परिवार होता था, वैसा ही यहाँ पर भी है कि पितृसत्तात्मक परिवार होता था। पिता जो होता था वह घर का मुखिया होता था, उसे ही हर एक कार्य में जो निर्णय आदि लेने की जो शक्ति थी वह मुखिया को ही प्राप्त थी। वह कई बार बहुत कठोर निर्णय भी ले सकता था। ठीक है, लेकिन जैसा कि हमने वहां देखा था कि वहां पर जो स्त्रियां हैं उनको भी मतलब थोड़ा बहुत छोटे मोटे निर्णय आदि लेने का अधिकार था, लेकिन यहाँ पर वह चीज नहीं मिलेगी। यहाँ पर जो मेन अधिकार था वह पिता का ही था और वही सारे निर्णय लिया करता था। ठीक है, तो ये तो हो गई परिवार की बात। फिर बात की जाए कि स्त्रियों की स्थिति। यहाँ पर सबसे मुख्य जो अंतर ऋग्वैदिक काल में और उत्तर वैदिक काल में दिखाई देता है वह है स्त्रियों की स्थिति।
ये बहुत मुख्य अंतर है जो कि ऋग वैदिक से उत्तर वैदिक तक आते आते स्त्रियों की स्थिति में गिरावट आई। जहां पर हम ऋग वैदिक काल में देख रहे थे कि स्त्रियों की स्थिति बहुत सम्मानजनक थी, उन्हें हर एक धार्मिक और राजनीतिक कार्य में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अनुमति थी। घर में भी जो पूजा पाठ आदि होते थे उनकी व्यवस्था भी स्त्रियां करती थी। तो यहाँ पर ये सारी चीजें बंद हो गई। जो धार्मिक कार्य आदि थे वो सिर्फ पुरोहित किया करते थे, स्त्रियां वहां नहीं कर सकती थी। स्त्रियों के जन्म की यहाँ निंदा की गई। मतलब जब स्त्रियां पैदा होती थी तो उसकी निंदा की जाती थी कि मतलब जैसे कुछ गलत हुआ हो। ठीक है, तो स्त्रियों की स्थिति में बहुत गिरावट आई। उनका धार्मिक एवं सामाजिक जो कार्य थे उनमें हिस्सा लेना बंद हो गया। जैसा कि हमने ऋग वैदिक काल में देखा था कि वहां उपनयन संस्कार होता था। यहाँ हम 16 संस्कार जब पढ़ेंगे तब उसमें देखेंगे। तो वहां जो उपनयन संस्कार होता था वहां भी यहाँ पर बंद हो गया। ठीक है, तो स्त्रियों की स्थिति में एक बहुत क्लियरली शो होता है कि स्थिति में गिरावट आई। ठीक है, इसके बाद बात करें विवाह की। जैसा कि हमने ऋग वैदिक काल में देखा था कि बाल विवाह वहां पर भी नहीं होता था और यहाँ पर भी नहीं होता था। यहाँ पर भी बाल विवाह जैसा कुछ नहीं था। वयस्क जब हो जाते थे स्त्री एवं पुरुष तब उनका विवाह किया जाता था। जैसा कि ऋग वैदिक काल में था विधवा विवाह और नियोग विवाह, तो वह यहाँ पर भी प्रचलन में था। सामान्यतः तो यहाँ एक विवाह की ही मतलब वो थी, मतलब एक विवाह ही किया जाता था। लेकिन कुछ धनी लोग आदि होते थे तो वो बहु विवाह भी कर लेते थे। ठीक है, तो ये तो हो गई विवाह की बात उत्तर वैदिक काल में। अब देखते हैं हम भोजन कैसा रहा होगा। जैसा कि वहां हमने देखा था शाकाहारी व मांसाहारी, तो जो जैसा भोजन वहां पर था वैसा ही यहाँ पर है। मुख्यतः दूध से बने उत्पादों का ये लोग ज्यादा उपयोग किया करते थे। इसके अलावा सोमरस का प्रयोग करते थे। सोमरस वहां भी उन्हें पसंद था, यहाँ भी बहुत पसंद था। फिर इसमें दो चीजें हैं, क्षीरोदन एवं तिलोदन। क्षीरोदन मतलब हम ये कह सकते हैं जो आज हम लोग चावल की खीर खाते हैं उस जैसा ही कुछ होता होगा। दूध में चावल मिलाकर जो तैयार किया जाता था पकवान उसे क्षीरोदन कहते थे, और दूध में जब तिल मिलाकर कुछ तैयार किया जाता था तो उसको तिलोदन कहते थे। ये थोड़ा सा अंतर उत्तर वैदिक काल में देखने को मिलता है। फिर हम बात करें कि वहां पर वेशभूषा आदि कैसी रहती होगी उत्तर वैदिक काल में। यहाँ पर क्या है, जैसे कि वहां था सूती ऊनी वस्त्र, वो यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पर सिले हुए वस्त्रों का प्रयोग चालू हो गया था। लोग जो है वह जैसे कि हम पहनते हैं, हाँ इस तरह मशीन से नहीं हाथ से सिले हुए होते होंगे, तो इस समय जो था वह सिले हुए वस्त्रों का उपयोग लोग करने लगे थे। फिर उसके बाद बात की जाए, जैसे कि 3 तरीके के कपड़े हमने ऋग्वेद काल में देखे थे, वास, अधिवास तथा नीवी। यह यहाँ पर भी उपयोग में लाए जाते थे। वास, अधिवास एवं नीवी, इनको डिटेल में हम ऋग्वैदिक काल में पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप वहां से इसको ले सकते हैं। इसके बाद बात की जाए आभूषण की, तो स्त्री एवं पुरुष दोनों ही आभूषण प्रेमी थे। दोनों ही बहुत आभूषणों का प्रयोग किया करते थे। जैसे बाजूबंद है, गले में माला है या हार है, कमरबंद है, चूड़ियां है, बहुत सारी चीजों का, बहुत सारे आभूषणों का लोग किया करते थे। लेकिन यहाँ पर जो मुख्यतः जो आभूषण यूज किए जाते थे वह चांदी के बने होते थे। किसके बने होते थे आभूषण? चांदी के बने होते थे, जो कि उत्तर वैदिक काल में यूज किए जाते थे। तो वेशभूषा में सूती एवं ऊनी दोनों तरीके के कपड़ों का उपयोग करते थे, और इसके अलावा सिले हुए कपड़े यहाँ पर उपयोग करने लगे थे लोग। वास, अधिवास तथा नीवी 3 तरीके के वस्त्र होते थे, और आभूषण प्रेमी थे स्त्री तथा पुरुष दोनों ही। और इसके अलावा जो मुख्यतः आभूषण जो बना करते थे वहां चांदी के आभूषणों का लोग उपयोग किया करते थे। फिर बात की जाए कि ये लोग मनोरंजन कैसे करते थे, मतलब अपना खाली समय है तो वह कैसे व्यतीत करेंगे, खाली समय में क्या करेंगे। तो मनोरंजन के लिए क्या क्या है, ये लोग आनंद एवं उल्लासपूर्ण जीवन व्यतीत करते थे। मतलब ऐसा नहीं है कि बस चल रही है जिंदगी, मतलब बहुत एक्साइटमेंट में अपनी जो है जिंदगी वह व्यतीत करते थे। हमेशा मतलब एनर्जेटिक्स रहते थे, एक तरीके से आप कह सकते हैं, और बिल्कुल खुश रहने की कोशिश करते थे।
तो आनंद व उल्लासपूर्ण जीवन व्यतीत करते थे और उसके लिए ये क्या क्या करते थे, अपना समय कैसे पास करते थे उसके लिए, जैसे कि रथ दौड़ है, रथ में बैठ के दौड़ लगा रहे, रेस लग रही एक तरीके से, कौन जीत रहा है, घुड़दौड़ है, आज भी होती है ये घुड़दौड़ है। फिर आखेट है, मतलब शिकार करना, जंगल में पशुओं का शिकार करना भी एक प्रमुख मनोरंजन का साधन उस समय हुआ करता था। जैसा आपने कोई सीरियल वगैरह भी देखा होगा तो राजा महाराजा आदि जंगल में जाके शिकार करते हैं, तो वह उनका एक तरीके से एक टाइम पास ही था, एक शौक था, एक तरीके से बोल सकते हैं। तो आखेट, फिर जुआ खेलना भी उस समय था, मनोरंजन के लिए लोग जुआ भी खेला करते थे। फिर संगीत नृत्य आदि द्वारा भी वह अपना समय व्यतीत करते थे। तो क्या क्या है, रथ दौड़, घुड़दौड़, आखेट, जुआ, संगीत और नृत्य। अब बात की जाए वर्ण व्यवस्था की, यहाँ पर एक बहुत कॉमन अंतर वहां से आ जाता है ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में। यहाँ पर एक बहुत साफ साफ अंतर दिखाई देता है, जो कि एक तरीके से बहुत मतलब बड़ा चेंज था ऋग्वैदिक से उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था में। जैसा कि हमने ऋग्वैदिक काल में देखा था, जो समाज था वह 4 भागों में बटा हुआ था, वैसा तो यहाँ भी है, वैसा यहाँ भी है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 4 भागों में बटा हुआ है समाज। लेकिन ऋग्वैदिक काल में एक चीज हमने ये देखी थी कि वहां पर जो वर्ण व्यवस्था है वह जन्म आधारित नहीं थी, बल्कि कर्म आधारित थी। क्या थी वहां पर वर्ण व्यवस्था? जन्म आधारित न होकर कर्म आधारित थी। ये आप यहाँ पे लिखेंगे कि उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था जन्म आधारित न हो, जन्म आधारित हो गई थी, जबकि ऋग्वैदिक काल में वह कर्म आधारित थी। ठीक है, तो उत्तर वैदिक काल में कर्म आधारित ना होकर जन्म आधारित हो गई थी। अब जन्म और कर्म, जन्म आधारित व्यवस्था में क्या होता था, क्या होता है, पहले आप कर्म आधारित समझिए, क्योंकि ऋग्वैदिक काल में वही थी। ऋग्वैदिक काल में ऐसा था, जरूरी नहीं है कि एक ब्राह्मण का पुत्र या पुत्री है तो वह ब्राह्मण ही होगा, एक क्षत्रिय का पुत्र क्षत्रिय ही होगा, ऐसा जरूरी नहीं था। अगर क्षत्रिय का पुत्र वेद पुराण आदि की शिक्षा ले लेता है और वह विद्वान बन जाता है तो वह ब्राह्मण बन जाता था। मतलब लोग अपना वर्ण परिवर्तित कर सकते थे। क्षत्रिय के पुत्र ने यदि ये सारी शिक्षाएं ले ली जो कि ब्राह्मण लेते हैं तो वह ब्राह्मण वर्ण का हो जाता था। इसी तरह क्षत्रिय का पुत्र अगर कोई व्यापार आदि करने लगता है, उसका इंटरेस्ट व्यापार में है, तो उसका जो वर्ण था वह वैश्य हो जाता था, ऐसा था। ऐसे ही अगर ब्राह्मण का पुत्र क्षत्रिय का मतलब सेना आदि में भाग ले ले, उसको अस्त्र शस्त्र चलाने में वह निपुण हो जाए तो वह क्षत्रिय हो जाता था। यही शूद्र के साथ है ना। तो वहां पर क्या थी वर्ण व्यवस्था? जन्म से तो ब्राह्मण था वो, लेकिन जब वो बड़ा हुआ और उसने शिक्षा कौन सी ली, अस्त्र शस्त्र की ली, तो वो क्या बन गया, क्षत्रिय बन गया। तो उसका वर्ण क्या हो गया, क्षत्रिय हो गया। मतलब उसके पिता का वर्ण ब्राह्मण है लेकिन उसका वर्ण क्षत्रिय हो सकता है। जो उसका पुत्र हो वह व्यापार करे तो उसका क्या हो जाए, वर्ण वैश्य हो जाएगा। मतलब एक ही परिवार में 3 वर्ण के लोग भी हो सकते थे ऋग्वैदिक काल में। लेकिन उत्तर वैदिक काल में जन्म आधारित व्यवस्था थी। ब्राह्मण का पुत्र ब्राह्मण वर्ण का ही कहलाएगा, क्षत्रिय का पुत्र क्षत्रिय वर्ण का ही कहलाएगा, वैश्य का पुत्र वैश्य वर्ण का कहलाएगा और शूद्र का पुत्र जो है वह शूद्र वर्ण का कहलाएगा। ये एक मेजर अंतर है जो कि देखने को मिलता है ऋग्वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल में। मतलब वर्ण व्यवस्था के जो नियम थे वो बहुत कठोर हो गए थे और वर्ण व्यवस्था कर्म आधारित न होकर जन्म आधारित हो गई थी। ठीक है, तो कैसे थी वर्ण व्यवस्था उत्तर वैदिक काल में? जन्म आधारित, और ऋग्वैदिक काल में कर्म आधारित। ठीक है, इसके बाद बात की जाए आश्रम व्यवस्था। 4 तरीके के जो थे वह आश्रम का उल्लेख मिलता है और यह जो आश्रम थे यह इसलिए अपनाए जाते थे जिससे कि जो ये 4 आदि सत्य माने जाते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, इनकी प्राप्ति हो सके। ये 4 सत्य माने जाते हैं जीवन के, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। ठीक है, इनकी प्राप्ति के लिए 4 आश्रम व्यवस्था थी। ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ
आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। अब इसमें ब्रह्मचर्य आश्रम में क्या था, जन्म से लेके 25 वर्ष की आयु तक ब्रह्मचर्य आश्रम रहता था। उस समय शिक्षा आदि ये सब चीजें होती थी, ठीक है। इसके बाद बात की जाए गृहस्थ आश्रम, 25 से लेके 50 साल तक विवाह आदि पुत्र पुत्री का पालन पोषण वगैरह जो होते थे वह इसमें हो जाते थे। वानप्रस्थ आश्रम में मतलब अब मोह से त्यागने की तैयारी में लग जाता था इंसान कि अब मैं बस अपनी सारी चीजों से मुक्त होता जाऊं। संन्यास आश्रम में संन्यास लेकर वनों में जाकर तपस्या किया करते थे 75 साल के बाद। मतलब ये है 25 साल तक, ये है 25 से 50 साल तक, ये है 50 से 75 साल का, और ये है 75 साल के बाद। पहले के लोग बहुत जीते थे, 150 साल भी जीते थे, तो बाकी की जो जीवन है वह कहाँ व्यतीत करते थे, पहाड़ों पर जंगलों में तपस्या करते हुए ईश्वर की साधना में व्यतीत वो किया करते थे, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया कि उत्तर वैदिक संस्कृति का जो प्रमुख स्रोत है वह है यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद। सामाजिक अवस्था परिवार आदि में सब वैसा ही जैसा ऋग्वेद में था, बस स्ट्रिक्टली पितृसत्तात्मक समाज था। स्त्रियों की दशा में गिरावट आई थी। विवाह लगभग वैसा ही था जैसा, बस बहुविवाह आदि का प्रचलन था यहाँ पर कहीं कहीं पर। भोजन में बाकी सब सेम था, सिर्फ क्षीरोदन और तिलोदन ये दो चीजें थी। वेशभूषा चांदी के वस्त्रों, चांदी के जो आभूषण थे उनका उपयोग बढ़ गया था। फिर बात की जाए मनोरंजन का साधन, हमने देख लिया। वर्ण व्यवस्था जरूर इंपॉर्टेंट हो जाती है कि वहां कर्म आधारित न होकर जन्म आधारित हो गई थी। फिर आश्रम व्यवस्था, 4 आश्रमों में बांटा गया था जीवन को, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। अब हम देख लेते हैं कि उस समय आर्थिक अवस्था क्या थी, कैसे जीवन यापन करता था, प्रमुख क्या स्रोत थे, कैसा क्या करके वह अपना जीविकोपार्जन किया करता था। देखिए जैसा कि हमने ऋग्वैदिक काल में देखा था कि जो प्रमुख जो व्यवसाय था वो एक तरीके से क्या था, कृषि। प्रमुख रूप से कृषि पर निर्भर था आजीविका के लिए मानव उस समय उत्तर वैदिक काल में। इसमें भी गेहूं, जौ, चावल, उड़द, मूंग, तिल और मसूर इनकी प्रमुख रूप से खेती किया करता था, ठीक है। कौन कौन सी फसलें थी, गेहूं, जौ, चावल, उड़द, मूंग, तिल और मसूर। जैसा ऋग्वैदिक काल में देखा था कि सिंचाई के लिए वर्षा के जल एवं नदी पर निर्भर रहता था, नदी के जल पर, लेकिन कहीं कहीं नहरों, कुओं आदि का भी निर्माण होता था। भोजन जैसे कि फसल की अच्छी पैदावार के लिए ये गोबर आदि की खाद का भी उपयोग करते थे, मतलब खाद वगैरह से भी ये परिचित थे, ठीक है, मतलब जिससे कि फसलों की अच्छी पैदावार हो। फिर इसके बाद बात करें पशुपालन। पशुपालन में जो था गाय का महत्व सबसे ज्यादा था। गाय मैंने एंड में लिखा है, यहाँ से मिस हो गया था, तो गाय सर्वाधिक महत्वपूर्ण पशु मानी जाती थी, जैसा कि ऋग्वैदिक काल में भी था। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो पशु कौन सा था, गाय था, गाय थी। इसके अलावा भी कुछ पशुओं का पालन करते थे, जैसे कि बैल, भैंस, बकरी, घोड़े, खच्चर, ऊंट। जैसा कि उस समय था पशुओं का पालन मुख्य रूप से जैसे खेती आदि करने, रथों में जोतने के लिए, या फिर एक तरीके से बात की जाए गाय का दूध आदि के लिए, या कुछ पशुओं का मांस वगैरह के लिए ये लोग पशुपालन किया करते थे। फिर देखिए उद्योग धंधे बहुत एक तरीके से बहुत विस्तार हुआ उत्तर वैदिक काल में। उद्योग धंधों का मतलब एक बहुत अच्छी स्थिति में उद्योग धंधे थे उत्तर वैदिक काल में, बहुत विस्तार हुआ था इस समय। देखिए कई सारे नए नए उद्योग यहाँ पे होने लगे थे। सुनार, लोहार, रथकार, चर्मकार, कुम्हार, नाम से ही समझ में आ रहा है कौन कौन से होंगे। फिर रंगरेज, जुलाहे, रस्सी बनाने वाले, टोकरी बुनने वाले, धोबी, नाई, शिकारी, मतलब बट गए लोग, बहुत सारे उद्योग चालू हो गए थे, है ना। फिर नर्तक, नट, मतलब एक तरीके से मनोरंजन आदि में भी उद्योग का विकास हो गया था कि उससे भी लोग इतना कमा लेते थे पैसे कि उनका जीवन यापन अच्छे से हो जाए। नट होता है ना जो तमाशा दिखाता है, रसोई, महावत, खटीक, ज्योतिष, चिकित्सक, गायक, इतने सारे उद्योग धंधे उस समय होते थे।
फिर बात की जाए व्यापार की, तो जैसे कि उस समय होता था थल तथा स्थल दोनों मार्गों से व्यापार हुआ करता था, दोनों तरीके से होता था, थल से भी होता था और स्थल से भी व्यापार होता था, और दूर के देश विदेशों में भी व्यापार हुआ करता था। ठीक है, इसमें जो था जैसे कि ऋग वैदिक काल में था, जो मुख्य व्यापार का जो एक तरीके से साधन था वह था वस्तु विनिमय। ठीक है, वस्तु विनिमय होता था, उसमें भी जैसे कि ऋग वैदिक काल में था, गाय जो थी सबसे प्रिय वस्तु थी विनिमय करने के लिए, मतलब लोग कोई भी अपनी चीज बेचते थे उसके बदले गाय लिया करते थे। ठीक है, इसके अलावा जैसे कि वहां पर हमें बस एक तरीके की सिक्का का पता चला है, निष्क। यहाँ पर 3 तरीके के सिक्के भी चलते थे, कहीं कहीं पर व्यापार इनके द्वारा भी होता था, लेकिन मुख्यतः किसके द्वारा होता था? गाय के द्वारा। निष्क, शतमान और कृष्ण, ये सिक्के के नाम है। ये आपको प्रीलिम्स में भी पूछे जा सकते हैं कि शतमान एवं कृष्णन है, तो आपको बताना पड़ेगा उत्तर वैदिक कालीन सिक्के, है ना, या फिर आपके मेंस में भी आ सकता है 3 नंबर में, तो थोड़ी सी जानकारी इनकी रखिए। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया ऋग वैदिक कालीन सामाजिक स्थिति कैसी थी एवं आर्थिक स्थिति कैसी थी। आर्थिक स्थिति में जो मेन है कि वहां पर उद्योग धंधे बहुत ज्यादा विस्तृत हो गए थे, बहुत अच्छी स्थिति में उद्योग उस समय रहा करते थे। फिर व्यापार वाणिज्य लगभग वैसा ही है जैसा कि हमने ऋग वैदिक काल में देखा था, बस अंतर यहाँ आता है जहां मैंने आपको क्लियर बता दिया कि यहाँ अंतर है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर भी हमने देख लिया ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में अंतर कहाँ है, और बाकी चीजें बिल्कुल सेम है जो ऋग वैदिक काल में थी। क्योंकि वहां मैंने बहुत डिटेल में बता दी थी, इसलिए मैंने वो चीज जब मैं समझा चुकी हूँ तो यहाँ पे थोड़ी सी मैंने कम बताई है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हम इसके 2 पॉइंट्स और बच रहे हैं, एक धार्मिक व्यवस्था और एक राजनीतिक व्यवस्था, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देख लेते हैं। ओके, थैंक यू।